अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया। एजेंडा एक है और वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक्सपेक्टेशंस को मुकम्मल करने में किस हद तक कामयाब हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमती कारकर्दगी पर क्या सवाल उठाती हैं, आज के प्रोग्राम का एजेंडा होगा। मेरे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। हिना साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक साल मुकम्मल हो गया पीटीआई की गवर्नमेंट को, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और कितनी एक्सपेक्टेशंस मुकम्मल कर चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट? देखिए, इनकी ज़ीरो परफॉर्मेंस है और आप भी आज इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि रोज़ जब आप न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आप देखते हैं फेल्ड परफॉर्मेंस में क्या आ रहा है। इनके कर्जे ज़्यादा हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज इतनी ड्रॉप की है, जीडीपी 2.3 पे आ गया, हमारे टाइम पे 5.8 पे था और इन्फ्लेशन डबल डिजिट चली गई है। इसके अलावा ऑपोजिशन की वजह से, नून लीग की वजह से, देखिए इन्होंने जो कर्जा लिया है 7600 अरब रुपए कर्जे लिया है एक साल में, जो मुस्लिम लीग नून ने लास्ट 4 सालों में इससे कम कर्जा लिया था। डिलीवर क्या किया? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर किया, कोई इन लोगों ने कोई मोटरवे, कोई एक प्रोजेक्ट भी हो नहीं डिलीवर किया। सो बेसिकली देयर परफॉर्मेंस इज ज़ीरो। कहते हैं फैब्रिकेटेड प्रोजेक्ट्स, फीता काटने वाले प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर नाम बहुत होता था, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगती थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, वो पॉम्प एंड शो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बल्कि हकीकी मानों में आम आदमी तक जो है उसके समरात पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे किए हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी नहीं करा के अपनी तख्ती भी नहीं लगा सके। साफ बात यह है, बीआरटी एक चीज़ इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की थी, वो भी नहीं की, बल्कि कल मेट्रो बस की प्राइस 10 रुपये और महंगी कर दी है। अब जो मेट्रो बस पर सब्सिडी कैसे दें? क्यों आप खजाना खाली छोड़? मेरी बात से ओवरऑल दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सब्सिडाइज्ड एंड अगर लोग 2 से 2.5 लाख लोग मेट्रो बस में 20 रुपये किराए पे जाते थे तो ये क्यों नहीं सब्सिडाइज कर सकते? खिलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, मेट्रो बस पर सब्सिडी कैसे? लोगों का अभी इन्होंने क्या दिया है? खाने की प्राइसेस, आटे की प्राइस, हर चीज़ की प्राइस तो ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है। आप मुझे कह रहे हैं चले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, मोटरवे नहीं की, आवाम को क्या सहूलत थी? बिल्कुल, ये सवाल मुशर्रफ साहिबा के सामने रखते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम खैरियत से? हम हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि आवाम के लिए आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया? हमने मेट्रो बसेस पे काम किया, हमने जो है वो BRT पे ऊपर काम शुरू किया और बहुत सारे बड़े बड़े मनसूबे जो है अवामी फलाह के लिए दिए। आपने तो मेट्रो बस के ऊपर से सब्सिडी भी उठा दी। अच्छा, अगर बड़ी माजरत के साथ कि अगर इनकी अचीवमेंट देखी जाए या ज़िंदगी की स्टोरी शुरू और एंड देखा जाए तो मेट्रो से शुरू, ऑरेंज पे ख़त्म। मुझे ये बताएं, 6 नई यूनिवर्सिटीज़ हम दे रहे हैं पंजाब को, 43 नए कॉलेजेस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 9 बड़े हॉस्पिटल्स दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और पॉलिटिकल स्टंट्स की ज़रूरत अब आवाम को ज़्यादा इसलिए नहीं रही क्योंकि हमने जो अपनी कैंपेन चलाई थी उसमें हमने लोगों को अवेयर कर दिया है। वी बिलीव इन ह्यूमन डेवलपमेंट जब हो जाएगी ना तो ये सारी चीजें भी इट्स अ पैरेलल प्रोसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट के मंसूबों पे काम कर रहे हैं, इंसानों पे काम कर रहे हैं, ना कि सड़कों पे काम कर रहे हैं, पुल बनाने पे काम। जो 9 हॉस्पिटल हैं उनके TOR या वो चीज़ें हो गई हैं, कुछ भी नहीं पता वो कहाँ हैं। आप मुझे बताएं जो 43 स्कूल हैं वो किधर हैं? कुछ एक साल में 43 कॉलेजेस, आप कोई उनकी कोई फाइल यूनिवर्सिटियां सिर्फ पेपर में? मैडम नहीं जी, बिल्कुल नहीं, उनके संगे बुनियाद रखे जा चुके हैं। और हिना से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, शी इज़ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ PMLN। ये जब अभी जाए ना असेंबली से तो नहर तक मैंने जितनी भी फ्लेक्सिस की शक्ल में जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेज लगाई हैं ना, ये उनमें से किसी एक को फ्लोर पे आके चैलेंज करें। मैं इनको ये जो चीज़ें हमने लिख के सड़क पे लगा दी हैं, ये चूँकि अंदर की हुई टेबल टॉक पे भी बिलीव नहीं करते, ये जो हम बातें टॉक शोज़ में करते हैं उस पर भी बिलीव नहीं करते। मैंने अभी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की लगाई है, लेट मी टेल यू, कंप्लीट कर लूँ, रोड पे, ठीक है, फ्लेक्सिस की शक्ल में। ये उनमें से वो कहते हैं हमारे फ्लेक्सिस पे एतराज होता था कि मियां साहब की तस्वीरें लग रही हैं, अभी तो खान साहब की और वजीर आला की तस्वीरें लग रही हैं ना। चीमा इस मुल्क की टैक्स पेयर है, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जहां मर्जी फ्लेक्सिस पे करके लगा सकती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता उनका, मैं वो तो क्लीन एंड ग्रीन है, वो तो दैट इज फॉर द जनरेशन, दैट इज नॉट फॉर द पर्सनल। मैं कंप्लीट कर लूँ अपना एक सवाल पे रहे ना, पहले परफॉर्मेंस पूछिए वो बता लूँ। कहने का मकसद ये जाएं, ये उनके वो क्लिप्स लें, फुटेज लें
और ये मेरे साथ आ जाएं, एक शो में आ जाएं, उसमें हमने जो दावे किए ना 9 हॉस्पिटल्स का, हमने दिया है 43 कॉलेजेस का, हमने 6 नई यूनिवर्सिटीज़ का, ये उनको चैलेंज करें, मैं इनको बताऊंगी किस जगह पे है, फिर ये जाके विजिट करके आए। किन बुनियादों पर देखिए चैलेंज मैं कर सकते हैं? बिल्कुल फ्लेक्सेस पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, ना मैं बिलीव करूंगी। मैं तो अच्छा, फिर डिलीवरी अगला जब सवाल है, परफॉर्मेंस अगला है कि मैं अब इनसे ये आपसे पूछे, 26 बिल्स मैं हमने एक रिकॉर्ड, ये क्या ये इंसानों के लिए काम किया है ना, 26 बिल्स हमने पेश किए, 16 पास हो गए, 10 प्रोसेस में वो भी होने जा रहे हैं। और होम डिपार्टमेंट जो अपना एक्ट, चूँकि मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ होम की, उसमें हम अभी जो सेंटेंसिंग बिल 2019 जो हमने ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट है, वो इस पंजाब के जो 12 करोड़ आवाम है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, और जो इन्होंने नहीं किया। एक साल में तो कहते हैं हम संगे बुनियादी रख सकते थे ना। रिपीट करूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोना ट्रस्ट फ्लेक्स साइंस, बिकॉज जब तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सामने नहीं आएगा उसको हम ट्रस्ट नहीं करेंगे बातों में। और प्लीज आप क्रॉस टॉक ना करें, बिकॉज आई हैव गिवन यू स्पेस टू टॉक। मैडम वो कह रही है एक साल में संगी बुनियाद रख। अगर वन साइडेड बोल रहे तो आप वन साइडेड। हाँ, सेकेंडली अब जो आप कह रहे थे कि कितने 1 करोड़ नौकरियां, उन नौकरियों में से क्या रेवेन्यू वापस क्या आया है, आवाम के लिए क्या किया है, कोई चीज़, एक प्रोजेक्ट, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसके अलावा आप बताएं कि ये जो इतने बिलियन दरख्त लगाने थे उसमें से कितने लगे हैं, उसमें एक मैं वही एग्जांपल आपको दूं कि एक BRT का मंसूबा ये कॉपी नहीं कर सके, हमारे मंसूबों को कॉपी पेस्ट नहीं कर सके। तो मुझे बताएं कि इन्होंने आवाम को क्या सहूलत दी है। बिजली की प्राइस ज़्यादा है, खाने की हर चीज़ की प्राइस ज़्यादा है, मेट्रो बस की प्राइस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ज़्यादा है। कंपैरिजन में आपको करूं कि हमने 4 सालों में 6800 अरब कर्जा लिया था, इन्होंने 1 साल में 7600 अरब कर्जा लिया है। 1 साल में जवाब तो ये कि आपके कर्जे क्या डिलीवरी दी है? क्या जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें क्या डिलीवरी दी है बताती हूँ, लाएं इधर। क्या डिलीवर क्या किया मैडम? कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स कहाँ हैं इसके? टेंजिबल रिजल्ट्स अब इन बीबी को कहें कि ये नोट करें और फिर इनको चैलेंज करें। ये कह रही मैं नहीं मानती, तो फिर इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, खुदा के पास है। हमारे एक प्रोजेक्ट को आप जो है वो कॉपी तो कर नहीं सके। अच्छा सुन लेना रेहान, 14,000 डॉक्टर्स हमने अपॉइंट किए हैं, जो पहले क्यों नहीं हुए थे। 1 साल के अंदर 14,000 डॉक्टर और तकरीबन 18,000 नौकरियां। नो अभी आगे सुन लेना। 18,000 जो तक के फिगर गलत ना हो, मैं 19,000 ना बोल दूं, ठीक है। 18,000 हमने नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद हमने अच्छा, और हमने कोई 20,000 सॉरी 2 लाख का हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज भी करने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, 2 लाख टीचर्स अब किसी की सिफारिश के बगैर ई-ट्रांसफर्स के जरिए, ये छोटी सर्विस नहीं है, इसमें भी लोगों को पैसे देने पड़ते थे जो रिश्वत की नज़र में बंद किए हैं। इस पंजाब में 4500 महकमा सोशल वेलफेयर में ये बीबी चैलेंज करते हैं। मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ कि हमने उन लोगों को तैनात नहीं किया। अब आगे 36 अजला में जो खिदमत मराकज़ है, ये मैं खबरें नहीं पढ़ रही हूँ, ये उनको चैलेंज करें कि हमने नहीं बनाया, पहले क्यों नहीं। और इंसाफ सेहत कार्ड क्या नहीं दिए 20 अजला में? वो कहीं है नहीं किसी के पास मैडम। नहीं, ये नहीं, मैं बात करूं, पंजाब में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस B और C है, ठीक, फैलता है। जो लोग पंजाब के होते हैं उनकी फ्री टेस्ट की सहूलत भी बंद करती है। फ्री टेस्ट की सहूलत तो नहीं छीननी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद आप मतलब कि 3.5 लाख के करीब हमने ई चालान किया। अब आप मुझसे सवाल जो फ्री टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, जो तशखीसी टेस्ट डायग्नोसिस भी जो है आपने उसके ऊपर भी पैसे रख दिए। देखिए उसकी वजह यह है कि सारे लोग जो है ना, मेरी बात ध्यान में रखें रेहान, कि क्या ज़कात जो आपका कोई तकरीबन 12 करोड़ की पॉपुलेशन है पंजाब की, सब पे एप्लीकेबल है? नहीं, एक सर्टन तबके के लिए। हमने हेल्थ कार्ड का इजरा इसलिए किया है कि हम वी आर गोइंग टू केटर नीडी कम्युनिटी फ्रॉम द हेल्थ कार्ड, जिसमें हम उनकी सारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को केटर करेंगे। एंड देन फिर जो थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर सकते हैं, इट्स अ मिनिमम अमाउंट, बहुत थोड़ी, ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि उसे नहीं मरता, मरीज बचेंगे। आप एवरेज हमें बात करनी पड़ेगी लफाजी से निकल के स्टैटिक्स पे, फिगर्स पे। अगर फिगर्स कुछ और कह रहे हूँ तो फिर मैं इनकी ख्वाहिशात पे नहीं जा सकती। फिगर्स पे बात नहीं करते ना। इन्फ्लेशन हमारे टाइम से भी बातें ना करें, फिगर्स पे बात। फिगर बता रही हूँ, इन्फ्लेशन डबल डिजिट हुआ है 9.4 और प्रेडिक्टेड इन द नेक्स्ट 6 months 10%। जीडीपी ग्रोथ कब हो गई? नहीं, इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया। जीडीपी ग्रोथ हमारा 5.3 था, 5.8, इनका 2.3 हो गया। स्टॉक एक्सचेंज कितनी गिरी है? तो फिगर्स तो आपके सामने है। ये फिगर्स तो कुछ और बताती हैं मैडम। जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हुई है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी है, इकोनॉमिक चैलेंज बहुत बड़ा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले साल में। रेहान मेरी बात सुने,
चैलेंजेस तो बिल्कुल बड़े हैं, और उसकी वजह अगर 1 साल की गवर्नमेंट है तो मैं फिर प्रोग्राम आपके साथ मेरी बात करनी बनती नहीं है। अगर उसकी वजह इमरान खान साहब है तो फिर हमारा तो ये प्रोग्राम नहीं बनता ना, फिर आप इन्हीं के मुंह के आगे माइक करें। ये जो कहती हैं दूध शहर की नहरें बहा के गए थे, 1 साल में हम आए, मैं आपको ना 1 साल की परफॉर्मेंस बता सकती हूँ। पिछले 70 सालों के जो बाय प्रोडक्ट्स, जो अजाब है जो मुसल्लत किया गया इस मुल्क के अवाम पे, उसकी रेमेडी की ग्रेजुअली जो हमने रेमेडी की है वो मैं बता सकती हूँ। जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब ये बात जो इन्होंने किया हुआ गन के अलावा 72 सालों का गन, अगर आप मुझसे कहें कि ये बात हमने छोड़ दी है, ये करते हैं कि जी ये हो गया, अभी तो आगे चलना है ना मैडम। आगे ये है कि जो कर्जे इन्होंने चढ़ा के गए हैं ना, ये बहुत करप्ट थे, ये कर गए। ये आज भी डिफेंड कर रहे हैं, आज भी ये करप्ट लोगों को, जो एस्टैब्लिश्ड प्रूवन करप्ट लोग हैं उनको डिफेंड करते हैं। और किस मुंह से जो कहते हैं ना कौवा काला है, तो ये आज भी सफेद कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बुरे थे नहीं, ये हैं। पहले ये क्या इनका फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं था? कैसे हाउ लाइक 50 इयर्स के अंदर जिस तरह सलामती काउंसिल के अंदर अभी कश्मीर इंडिया ने कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात करते हैं लेकिन कश्मीरियों की बात करें ना, आपने रिक्वेजिशन पे इजलास बुलाया, हमने सरेंडर कर दिया है कश्मीर पे। आप कैसे कहते हैं? आई थिंक इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ये सफारती मास्क बिल आप मुझे बताएं कि जब ये यूएस गए थे इमरान खान साहब और ट्रंप से मिलके वापस आए थे, तो मतलब उन्होंने तब उनको नहीं पता था कि इंडिया इज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं पता था क्या मीडिएटर प्ले किया इंडिया ने, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दी है, हमने तो ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, अभी तो हमें बोल्ड। सो लेट्स वेट, आई थिंक वी नीड टू टेक मच स्ट्रॉन्गर स्टेप्स। एक रेजोल्यूशन, इट्स अ वेरी गुड थिंग, पंजाब असेंबली इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट असेंबलीज, इट्स वेरी गुड कि रेजोल्यूशन आई है, बट ऑल द पार्टीज शुड बी ऑन अ मच बोल्डर लेवल फॉर कश्मीर, इस मामले पर सेम पेज पे होना चाहिए, मच बोल्डर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या लगता है कि कितना वक्त जो है उसमें ये रिकवर कर सकते हैं? मामला बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम गलत थे तो बस ओके फाइन, अब आगे की तरफ चलें, लेट्स सी हाउ व्हाट टू डू। 1 year हैज गॉन बाय, लेट्स लुक टुवर्ड्स व्हाट प्रोग्रेसिव थिंग्स आर बीइंग डन। अच्छी राय है। प्लान क्या है मैडम अगले आने वाले 2-3 सालों? प्लान ये है कि इंशाल्लाह कश्मीर को जिस लेवल पे हम लेके आए हैं, ये तो इनिशियल पॉइंट है, ये आगे जाएगा और ये मसला हल होना है पहुंचाने के लिए, आम आदमी के लिए है कि आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए सारी एफर्ट्स हो रही है। बाय द वे हमारा किसी से पर्सनल इशू नहीं है, और सफारती सतह पे जो कामयाबी है वो दीवार पे लिखी हुई है। अगर PMLN को नजर नहीं आती, काली पट्टी इन्होंने बाजू से हटा के आंखों पे बांध दी है, तो मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं है। अगला ये अवाम जानती है कि अवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, और आप हर आने वाला साल पिछले से बेहतर देखेंगे। हमें ये लगता है जो हमारे फिगर्स हैं, आप ये भी जाके फुटेज बना लें उन चीज़ों में से जो हमने बाहर लिख के लगा दिए, चैलेंज करें हम। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया मुसरत चीमा साहब, बहुत शुक्रिया हैना परवेज़ भट्ट साहिबा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी साहबा मेरे साथ मौजूद है। मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहला पार्लियामानी साल मुकम्मल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो किस हद तक पूरी होती हुई दिखाई दे रही है? मैं इसलिए काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी। इस हुकूमत से एक्सपेक्टेशन रखना तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि खाम ख्याली है, और जब से ये हुकूमत आई है लोगों से सिर्फ लिया ही लिया है। अब आप देखिए वो हस्पतालों में टेस्ट जो हैं उनकी फैसिलिटी वापस ले ली, दवाइयों की फैसिलिटी वापस ले ली, अब कल खुशखबरी दी है दोबारा कि मेट्रो के जो है वो कीमतों में इजाफा। तो ये हुकूमत तो इस हालत पे आ गई है कि गरीबों के टेस्टों के पैसों से उन्हें पंजाब चलाना है। सब्सिडी कैसे देना? जब आप छोड़ के कुछ नहीं गए तो हम कैसे सब्सिडीज दे सकते हैं? तो ये इतने मरे क्यों जा रहे थे इस सूबे को चलाने के लिए? जब हमें 10 सीटें ज़्यादा मिली थी तो फिर हमें हुकूमत बनाने देते ना, हमने किया था, फिर हम आके ठीक भी कर लेते। हमारे दौरे हुकूमत में लोग खुशहाल थे, हमारे दौरे हुकूमत में तरक्की हो रही थी, हमारे दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट्स लग रहे थे। कोई एक ईंट बताएं जो नए पाकिस्तान की लगी हो उसके ऊपर। हमारी तख्तियों के ऊपर तख्तियाँ लगा देने से लोग अब पागल नहीं है, मीडिया का ज़माना है, और ये इसके ऊपर ये इस तरह फारिग नहीं हो पाएंगे अगर इनको ये इनसे नहीं, पहले तो इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर आप में से किसी को लगता है कि बुज़दार साहब इस टीम के साथ डिलीवर कर सकते हैं तो हम सॉरी, ये बहुत ही मतलब एक सीरियस जोक है बहुत बड़ा। और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कहीं पर भी, जब ये इतने डेस्परेट थे, जहाज़ों में भर भर के ला रहे थे लोगों को, आके हुकूमत बनाओ, और पता नहीं कहाँ से बंदे इकट्ठे किए हुकूमत बनाने के लिए। इनको तो पता था ना, बल्कि इससे भी अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब के पास एक कैलकुलेटर होता था मशहूर ज़माना, इतने हज़ार अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन होती है। अब ज़ाहिर है फरिश्ते आके बैठ गए, अब तो नहीं हो रही।
उसके बाद हर लेकिन वो बच्चा कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैं और बात काउंटर सुनो। टेरर फाइनेंसिंग कैंपेन्स जो हम चला रहे हैं, इससे पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शाफिया पे हाथ डाले। और वो ये कर रहे हैं कि आपने FATF को आपने एसोसिएट करा दिया IMF के साथ। ये मेहरबानी किया आपने इस मुल्क के साथ कि IMF को जुर्रत दे दी आपने। इनकी हुकूमत में मैं नहीं समझती कि कोई एक काम पाकिस्तान के मुफाद में हो सकता है। पता नहीं किस एजेंडे पे आए हैं। FATF का IMF से क्या, जब हम ये बात कर रहे थे कि FATF जो है वो उसके साथ जोड़ा जा रहा है, IMF के पैकेज को आप लोग मानते नहीं थे, मीडिया वाले, नहीं जी ये प्रोपेगेंडा है। अब आपने देख लिया, वो खुद FATF को साथ जोड़ा। मेरी गुजारिश जो मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो रही। इनका दावा था ये 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये फरिश्ते हैं, लोग चोरों को लोग टैक्स नहीं देते। और आज टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। कर्जे हमने लिए 6,700 अरब 4 साल के अंदर, इन्होंने 1 साल में 7,600 अरब रुपया कर्जा ले लिया है। हमने तो जो कर्जे लगाए पावर हाउसेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, CPEC के ऊपर, वो नज़र आते हैं, मौजूद हैं। इनके पैसे कहाँ जा रहे हैं? इनके पैसों का जवाब कौन देगा? उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए ये हर एक जो कर्जा होता है उसका एक बैलेंस शीट होती है। ये बड़ा लेम किस्म का एक्सक्यूज़ है इनका। पाकिस्तान में जो पंजाब के हवाले से बात करना चाहती हूँ, पंजाब का पाकिस्तान की GDP के अंदर 56% का हिस्सा था शहबाज शरीफ के दौर में। 56% पंजाब कॉपरेट कर रहा था और वो कंट्रीब्यूट कर रहा था पाकिस्तान के GDP में। आज इनको ये इस काबिल नहीं है कि बता सके। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात देखिए, इनके जितने इकोनॉमिक सर्वे हैं, ये चीज़ें होंगी, उसमें किसी में ये गुर्बत का जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि गुर्बत में इतनी बुरी तरह से इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। महंगाई आपने 13% पे ले गए। मैं नहीं कह रही, गवर्नर स्टेट बैंक कहता है। उसके बाद आप मुझे समझते हैं कि इस नए पाकिस्तान से कोई अच्छी बात बताऊँ आपको? अच्छी बात यह है कि जो डेस्परेट थे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनने के लिए, वो आके बैठ गए हैं। बस यही एक अच्छी बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। उस्मा बुखारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी सीखपा दिखाई देती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले पार्लिमानी साल की कारकर्दगी पर। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और लोगों से बात करता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक़लियती रहनुमा महेंद्र पाल सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है और उनके साथ से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर विकास सिंह साहब यहाँ पर इजलास को देखने के लिए आए हुए थे। बरकैफ महेंद्र पाल सिंह साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिजाज बखैर हैं? ज़बरदस्त, तबीयत वाले वेल फिट। आज का जो इजलास था वो तो ख़ास तौर पे कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए था, लेकिन आपकी हुकूमत को क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया है, पार्लिमानी साल मुकम्मल हुआ है, कैसे देखते हैं? जो तवक्कुआत थी वो पूरी हुई हैं? कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, जो तवक्कुआत थी हमारी, जिस तरीके से हमने स्टार्ट लिया था, बहुत मुश्किल वक्त था। जिस तरह से हमें हुकूमत मिली थी, जिस तरह से मुल्क के हालात मिले थे, इंतहाई मुश्किल था। लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने जिस तरह से स्टेप लिए हैं, माशाल्लाह हम काफ़ी बेहतर चल रहे हैं। और इंशाल्लाह देखें, जो तब्दीली है वो तब्दीली एक दिन में नहीं आती, और हमने वादा तब्दीली का किया था। इंशाल्लाह हम चल रहे हैं, पाकिस्तान कौम हमारे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है पाकिस्तान जी कोई 3 ऐसे इकदामात बताएं कि 1 साल के अंदर आपने उठाए हों जिस पर आपको बड़ा फ़ख्र है, बड़ा नाज है। मेरा ख्याल है सबसे पहला जो स्टेप है वो करतारपुर राहदारी है। करतारपुर राहदारी का जो एक स्टेप हमने लिया है वो उसने इंडिया को बुखलाहट का शिकार कर दिया, और इंडिया को आज इंडिया में तकरीबन 7 से 8 सूबों में आवाज़ उठ गई है अलहदगी की, कि जो लोग, जिस मुल्क ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, जिस मुल्क की पॉलिसी पाकिस्तान को तोड़ना था, आज वो ख़ुद टूट रहा है और उनसे वो संभाला नहीं जा रहा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक वो है। उसके अलावा अगर हम करते हैं तो जो पाकिस्तान पंजाब में जिस तरह के हमने बजट दिया है, बजट के तमाम जो बजट आवाम के ऊपर खर्च करने वाला, ना कि सड़कों और लेकिन सबसे बड़ी ऑपोजिशन आपके पास इस वक्त आवाम की और महंगाई की है, इन्फ्लेशन की है। देखिए, इन्फ्लेशन है, हमने कर्जे नहीं लिए, हम ना ही और कर्जे लेना चाहते हैं, और जो कर्जे लिए हैं वो भी वापस करने हैं। कर्जे नहीं लिए, हमने कर्जे नहीं लिए हैं। वो कर्जे जिस तरीके से इन्होंने कर्जे लिए हैं, देखिए मुल्क की मईशत को बचाना भी ज़रूरी था। जिस तरीके से इन्होंने कर्जे लिए हैं और मुल्क को डुबोया और डिफ़ाल्टर की पोजीशन पे लेके आए, उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी था। तो हमने उस तरीके से मुल्क को चलाया कि इंशाल्लाह कर्जे भी उतारेंगे, हम इंशाल्लाह कर्जे भी उतारेंगे, और हमने जितना रिकॉर्ड कर्जा वापस किया वो भी किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। मेहमान आए हुए हैं, विकास सिंह साहब, क्या कहेंगे कश्मीरियों से इज़हार यकजहती पर? सर, सबसे पहले सत श्री अकाल। कश्मीरी यकजहती के दिन के आज के मौके हम ये कहना चाहेंगे, जैसा कि
हमारे अकाल तख्त जथेदार का भी हुक्म आया है कि हम अपने अक़लियतियों के साथ से कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सिख कम्युनिटी पहले भी हर एक जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही है, और आज जो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आज भी सिख कम्युनिटी की तरफ से वहाँ पे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जा रहा है। हमारी दिल से ये दुआ है उस अल्लाह ताला के आगे के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। उज़मा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज के इजलास में तो कश्मीरियों से इजहार एकजहती पर बात हुई, लेकिन एक साल आपकी हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। कोई ऐसे 3 पॉइंट्स जिस पर आपको बड़ा नाज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इक़दाम बहुत अच्छे उठाए इस साल में? देखें, सबसे बड़ा जो हम वाज़ेह इक़दाम है कि हमने इंसाफ हेल्थ कार्ड्स भी इस इज़लाम में उसका इजरा कर दिया है। दूसरे, हम जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम है वो पूरे पंजाब में शुरू हो चुकी है, ठीक है, और अब प्लास्टिक के बैग्स भी उसके हवाले से हम बंद करने लगे। फिर हमारी सारी पॉलिसीज़ जितनी भी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो सारी तश्कील पा चुकी हैं। हमारी जो जितनी हम ये चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर किया जाए। कल मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ के MS हैं डॉक्टर चीमा, वो कहते थे कि हमारी सारी जो ज़िंदगी बचाने वाली ज़रूरी कल सर्विसेज हॉस्पिटल में गई थी? नहीं, मैं गई थी। हम एक रोज़ पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, और वहाँ पर जो हमने सूरत हाल देखी है ना, अगर मैं आपको दोबारा वो दिखा सकूं तो मामला तो बिल्कुल वहाँ पे मामला बहुत ठीक था। कोई आपको पुराने एतवार की तरह कोई ब्रांडों में बैठा हुआ और डिलीवरीज बाहर हो रही, हमें तो कोई ऐसी अब यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, अपने व्यूवर्स के साथ भी वो क्लिप में दोबारा शेयर करूंगा सर्विसेज हॉस्पिटल का, जहाँ हम गए थे, और वहाँ पर मेडिकल यूनिट 3 की जो सूरत हाल थी और आवाम किस तरह से करा रहे थे, दर्द से बिलबिला रहे थे, वो जरा देखें फिर वापस आता है। मेरे साथ बाथरूम देखें और कमरे देखें, वहाँ देखें, इधर आए। मेरे क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाते हैं क्या हुआ यहाँ पे? हुआ क्या है? ये देखो, डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ का माहौल नहीं अच्छा। ये देखो हम कल रात के 2 दिन हुए हैं इधर शिफ्ट किया। कोई सिंगल ऐसा पेशेंट नहीं था जो लिया से, भक्कर से, राजनपुर से आया हो, उसके पास इंसाफ सेहत कार्ड हो? देखिए, 20 इज़लाम में अभी शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता सब KP में तकरीबन 100% सबको मिल गया। आप KP में जाके पूछ लेना कि कोई गलत बात तो नहीं कर रहे। हम गलत बात क्यों करेंगे? हमने देखें, ये वो हुकूमत है जिसके प्राइम मिनिस्टर का दिल धड़कता है गरीबों के लिए, और उनका मेन विजन ये है कि आपने जो पॉवर्टी एलिविएशन है वो करनी है, और लोगों की जो ज़िंदगी में जो फंडामेंटल राइट्स उनको देने हैं। हम चीनी को तो कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए, चीनी जो है उसकी कीमत इसलिए बढ़ी है क्योंकि सब्सिडी जो मिल ओनर्स को बंद कर दी गई है, और सब जो बंद की है तो मिल ओनर्स ने जो उसका जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे डाल दिया है। सब्सिडी चीनी पे खत्म हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पे कम हो गई, खत्म हो गई, सब्सिडी गैस पे खत्म हो गई। एक साल के अंदर हाँ, आवाम के ऊपर बर्डन बढ़ा है ना मैडम, ओवर बर्डन हुआ है ना। ये बताएं कि अगर आपने कर्जों पे ही चलना है तो फिर यही सूरत हाल रहेगी, कर्जे लेते जाएं। कर्जे लेते, मेरा सवाल है ना आपसे कि कर्जे तो फिर हम ले रहे हैं, हमने कौन सा कर्जे लेने बंद कर दिए? डेट सर्विसिंग के लिए आपका डेट का आपको हुजम पता है कितना है? अगर तो कर्जे उतारने के लिए फिर कर्जे ले रहे हैं ना, सिर्फ कर लेने पड़ रहे हैं ना, लेकिन अब हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। रैशनलाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक जो प्रोजेक्ट है उसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं। अब ये जो मेट्रो पे क्यों ये नहीं कि आप सोचे कि हर मेट्रो पर भी किराया बढ़ गया है, क्यों रैशनलाइज करें ना, किसने पे करना है? सब्सिडी जो है वो कौन पे करेगा? कर्जे लेंगे सब्सिडी पे करने के लिए। और कहाँ होता है कि आप एक पूरा गज्जूमता से शादरा जो है वो आप 20 रुपए में सफर करें। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आप डिस्टेंस के मुताबिक उसकी रूटिंग करते हैं। ये तो मतलब है कि कोई इस तरह से तो आप कभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है जी। उज़मा कारदार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, सादिया सुहेल साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। उज़मा साहिबा से मेरे वो सवाल थे कि 1 साल हो गया आपकी हुकूमत को, 3 कोई ऐसे कारनामे हैं जिस पर आपको बहुत फ़ख्र हो, आपकी नज़र में कोई 3 ऐसे पॉइंट्स जिस पर आप नाज करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये काम बहुत अच्छे किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम है, एक तो करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक्शन, जो करप्ट माफिया को और इदारों को इंडिपेंडेंट करना, पॉलिसी। देखिए, ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम होता रहा है और होता भी रहता है, वो ठीक है, लेकिन इदारों को खुद मुख्तार करना, उनको पॉलिसीज़ देना, उनको उनके कदम पे, और इससे पहले जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस टाइम पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, वो है वाटर, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट।
ये जिससे हम गाफिल थे। हम कहते थे बिल्डिंगें बना दो, सोसाइटियाँ बना दो, सड़कें बना दो, पर आपके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। जब आपका पानी साफ़ नहीं होगा, इस पर आप काम नहीं करेंगे, हेल्थ इशू बढ़ेंगे। आपको हॉस्पिटलों की तादाद बढ़ाने का तो सोचते हैं, उनको कम करने का तरीक़ेकार नहीं सोचते। आप 4 साल में आपके पास पानी की किल्लत हो जाएगी। जितना पीटीआई की गवर्नमेंट सबसे पहले जिस तरह उसने इन्वायरमेंट को लेके, पानी को लेके, आपकी सैनिटेशन को लेके काम किया, ये काबिल तहसीन है। दारों को खुद मुख्तार करना, करप्शन से फ्री करना, अकाउंटेबिलिटी जो इससे पहले नहीं थी, लोगों को एहतसाब के दायरे में लेके आना और अदारों में से पॉलिटिकल मुदाखलत ख़त्म करनी, पुलिस पे काम करना। कौन सा इदारा है? 4 क्या ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जिस पे बात हो सकती है। एंटी करप्शन कैंपेन की आप बात कर रही हैं, लोग सवाल करते हैं, ऑपोजिशन भी क्वेश्चन करती है, कितने लोगों से आपने पैसे निकलवाए हैं और मुल्क के खजाने में जमा कराए? देखिए, पैसे आप किसी से गन पॉइंट पे तो नहीं निकलवा सकते ना, उस पर एक प्रोसीजर है। ऑपोजिशन कहती है मैं गन पॉइंट पर गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, गन पॉइंट विक्टिमाइजेशन ना, बिल्कुल। देखिए ना, केसेस इनके खिलाफ हमने बनाए थे, ये ऑलरेडी अपने ही किएगा जो भुगत रहा है। हाँ, ये एक तासुर ज़रूर था कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक मखसूस तबके की हो सकती है, ये बड़े जो बैठे हैं बुर्ज, इनको कोई नहीं ढा सकता। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने। अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट कोई बैठा सिटिंग गवर्नमेंट का मिनिस्टर हो, अपोजिशन का हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, अकाउंटेबिलिटी से बालातर कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है इसके समरात आम आदमी तक कब पहुंचेंगे? जो वो अंडर प्रेशर है इस वक्त, जो सब्सिडीज़ ख़त्म हुई हैं, जो महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन जहां पर पहुंच गई है, आम आदमी तक समरात कब तक पहुंचेंगे? देखिए, इसके बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ताला, और कुछ पहुंचना शुरू भी हो गए हैं चीज़ें। वक्त लगता है। इस मुल्क को जितना लूटा गया, इस मुल्क को जिस बुरी तरह इसके ख़जाने पर उसके टैक्सेस खाए गए हैं, आज लोग टैक्स देते हुए घबरा तो रहे हैं, लेकिन समझते हैं कि इससे पहले की कौमें जिनकी मिसालें हम देते हैं, वो सारे लोग टैक्स पे करते हैं, फिर रिटर्न में उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आज इस मुल्क को देने का टाइम है। ये मुल्क बुरे हालात में है, आज हम देंगे तो कल लेने के जोगे होंगे ना, इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आप देखेंगे यही आवाम है, इमरान खान को सलूट करेंगी इनकी आने वाली नस्लें। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। सादिया सुहेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर साहब मेरे साथ मौजूद है। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल कर चुकी, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई दिखाई दे रही? मेरा ये ख्याल है कि मैं अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा, अगर आवाम की तवक्कुआत की बात करें, और वो जो लोग थोड़े या ज़्यादा जिन्होंने वोट डाले थे, और अगर एक मुख्तसर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक मायूसी का साल था। ये एक ऐसा साल था कि जिसमें सच्ची या झूठी जिन्होंने जो उम्मीदें बांधी थी वो सब की सब टूटी हैं। अगर A to Z इनके तमाम किए हुए वादों की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जाए, सफारतकारी की बात की जाए, हर महाज पे पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई है। सो मैं आज इनका 1 साल मुकम्मल होने के बाद, और पार्लिमानी जितने भी सेशन चले, अगर आप गौर करें तो कोई ऐसी खातर खा कामयाबी नहीं है जिसको लोग बराह रास्त महसूस करें। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैंपेन को कैसे देखता है? मैं आपको बात बताऊं, जो उन्होंने दावे किए हुए थे, और वो दावे ये थे कि हम जब आएंगे तो 400 बिलियन रुपीज़ की रोज़ करप्शन हो रही है। तो मेरे ख्याल में अगर वो 1 साल का हिसाब लगाया जाए तो आज पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अमीर स्टेट होना चाहिए था, अगर 1 साल में वो करप्शन ये रोक सकें। तो ये वो तमाम बातें थी और वो तमाम झूठ का पलंदा था जो उन्होंने लोगों के जहनों में भरा, और उसके बाद आज ये इसको खुद साबित करने में नाकाम रहे, जिसका नुकसान मैं नहीं समझता शायद पीटीआई को इतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और ऑपोजिशन को भी हुआ है। ऑपोजिशन का नुकसान इतना मैटर नहीं करता, पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा मैटर करता है जी। जो और वो मायूसी है जो लोगों के अंदर फैली है, एक नाउमीदी है जो आज पाकिस्तानी कौम के अंदर है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से है, तालीम के हवाले से है, बेरोज़गारी के हवाले से है। सो मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को जो झूठी उम्मीदें बंधाई गई थी, जो झूठे ख्वाब दिखाए गए थे, अल्लाह करे कि ये कौम दोबारा से इकट्ठी हो और इससे हम जान छुड़वाएं और दोबारा एक ऐसी हुकूमत इस मुल्क के अंदर आए जो लोगों की फलाह के लिए काम कर सके। बहुत शुक्रिया मेरा नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 MPs 2 रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा जावेद साहब हैं और कंवल लियाकत साहिबा हैं। कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं कंवल लियाकत साहिबा से पूछ लूँ पहले। कंवल लियाकत साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल किया है, कैसे देखते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस को? जी बिस्मिल्लाह, मैंने तो इसके ऊपर बाकायदा रिक्वेजिशन भी जमा करवाई थी कि 1 साल जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख का सबसे, अगर हम कहें कि स्याह साल साबित हुआ, जिसमें आपके डॉलर का रेट तारीख
के ऊंचे तरीन लेवल पे चला गया, आपकी महंगाई का लेवल बढ़ गया। उसकी वजह तो आप लोग हैं ना। नहीं, हम लोग क्यों हैं? देखिए नलायक के लिए वे कर्जे हैं ना जी, मेरी बात सुने, हमारे लिए वे कर्जों ने जो इन्होंने कर्जे लिए वो कहाँ गए? अगर आपके कर्जों को उतारने में लग गया ना करें रेहान, आप जैसे समझदार बंदा ऐसी बात करते बिल्कुल नहीं सूट कर रहा। ये ज़रूर कहें कि ना अहली है, ना लायकी है, मैनेजमेंट की कमी है, विजन का फुकदान है, वो तो समझ आती है, लेकिन बहुत 1 साल गुजर गया। कुछ तो अच्छा किया होगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सफारती महाज पर जो कामयाबी हुई बड़ी अच्छी जी। कश्मीर को जिस तरह इन्होंने बेचा है, जिस तरह कश्मीर आज आप ही की रिक्वेजिशन पर कश्मीर पर बात करने के लिए इजलास बुलाया गया था जी, बिल्कुल, और बात हुई है। कैसे देखते हैं हुकूमत की कारकर्दगी कश्मीर के महाज पर? नहीं, मैं तो कहूँगी कि इतने तारीख में कभी कश्मीर पे भी उतना जुल्म नहीं हुआ था जितना अब आप देख रहे हैं। किस तरह आज इतने दिन से कर्फ्यू नाफिज है और हम लोग खुश हो रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं, और डेट्स इनफ। मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रही हूँ, ना आपके अवाम खुश हैं, ना आपका आम आदमी खुश है, ना कश्मीरी लोग आपसे जो इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, कम से कम वो आपके वज़ीर आज़म से बहुत मायूस है। वज़ीर आज़म साहब ने तो अपोजिशन लीडर से भी पूछा था कि बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मैं बम गिरा दूं कश्मीर? गिरा दें, बम गिराएं, ज़रूर गिराएं, लेकिन अपने दुश्मनों पे गिराएं। आज आके पाकिस्तानियों पे भी बम गिराने और कश्मीर पे भी इन्होंने बम गिराने। खुदा का खौफ खाएंगे लोग। हद हो गई, मैं कहती हूँ जी, अब हद हो गई। हर शख्स रो रहा है। मुझे बता दें, कोई एक खुशहाल तबका बता दें रेहान कि जो ये कहता हो कि जी सैल्यूट है, ये 1 साल पार्लिमानी मुकम्मल हो गया। हर शख्स रो रहा है। आपका गरीब भी रो रहा है, आपका अमीर भी रो रहा है, आपका सरमायाकार भी रो रहा है, आपका सनतकार भी रो रहा है, एक गरीब रेडी वाला और दिहाड़ी वाला, हर शख्स रो रहा है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम। कमल लियाकत साहब को गुफ्तगू आपने सुनी। मिर्ज़ा साहब, अगर वो अशराफिया को हाथ डाल रहे हैं या अपोजिशन के लोगों को पकड़ रहे हैं, ये साबिका दौर में जिन्होंने करप्शन की है, पैसा लूटा, उनको पकड़ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जो एंटी करप्शन कैंपेन चली है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैंपेन पीटीआई चला रही, ये पकड़े हम तो कह रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई के चेहरे हैं उन्हें तो जो पीटीआई में शामिल हो जाता है ना, वो आबे ज़मज़म से नहाकर साफ हो जाता है। पीटीआई के लोगों को भी पकड़ा उन्होंने? नहीं, किसको पकड़ा है? नहीं, लीम साहब को एक पकड़ा है कि सिर्फ हम ज़रा लेवल बराबर कर लें। नहीं भाईजान, वो तो इनका सीएम का वज़ीर आला था ना, इसलिए इन्होंने उसे लैंड पे लगाना था। ऐसी बात नहीं, ऐसी चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के सब वर्करों को पकड़ लें, बच्चे को पकड़ लें, लेकिन कुछ वाम के लिए कर जाएं। इन्होंने जो महंगाई का बम्ब गिरा दिया है, लाखों नौकरियां देने की बजाय आज आपने देखा है लाखों लोग बेरोजगार हैं। उसकी वजह तो आप है ना। हम क्या उसकी वजह भाईजान? जितने कर्जे लिए। नहीं, हमने जो कर्जे लिए, आप सी पैक देखें, आप मोटरवेज देखें, आप ऑरेंज ट्रेन देखें, आप मेट्रो देखें। इन्होंने तो जो कर्जा लिया, एक ऑरेंज ट्रेन भी नहीं, अपने मेट्रो भी नहीं चला सके। सब्सिडी कैसे आप देखेंगे अगर मेट्रो के किराए बढ़ रहे हैं तो सब्सिडी कैसे देना ये आवाम को? ये देनी चाहिए ना। देखो, पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। इन्होंने जितने कर्जे लिए हैं, इंशाल्लाह इनका हिसाब देना पड़ेगा, इनका हिसाब ये देना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि सभी को पकड़ लें, लेकिन ये महंगाई के लिए आवाम को कुछ असूलत दें। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रहनुमा तारिक गिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गिल साहब हमेशा गरजते बरसते हैं और सुना है कि आज भी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत गरजे बरसे हैं, तो क्या मामलात क्या चल रहे हैं, क्यों इतने सीख पाए हैं, गमो गुस्सा क्यों है? देखिए, मैं आज तक कश्मीर के हवाले से एक अजलास हमारी रिक्वेजिशन पे बुलाया गया, तो उस पे हम चाह रहे थे कि कश्मीर के इशू पे बात की जाए। तो जब इनकी बारी आती है, जैसे ये चौहान साहब हैं, ये जो चौहान इतना बदतमीज़ इंसान है, तो इसने जब हमारी क़ियादत के बारे में ऊट पटांग लफ्ज़ कहने हैं, तो हमने इसको रोकने की कोशिश की, मगर वो चलता रहता। हुकूमत की तरफ से भी उसको शेल्टर दिया जाता है। तो मैंने कोई गलत लफ्ज़ नहीं कहा, सच बोलने का आदी हूँ, सच्चाई से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बात सिर्फ मैंने इतनी कही है कि आदी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वो शख्स इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं इस पे माफ़ी फिर मांगने के लिए तैयार हूँ। आज मैंने माफ़ी इसलिए मांगी। देखिए, मैंने कश्मीर पे बात करनी थी। आज मैंने मैंने आज जो एक्सक्यूज़ किया असेंबली के अंदर, वो सिर्फ इसलिए किया कि कश्मीर का मौका था, कश्मीर पे बात करनी थी, और उस वजह से इन लोगों के ऊपर बहाना आ गया। तो ये बहाना इन्होंने ढूंढ रहे थे, इनके हाथ में बहाना आ गया, इन्होंने काम करना था अपना कर लिया। लेकिन एक बात भैया, आज कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है ना, सॉरी, आज जो कोरम की जो बात थी, कोरम पे कोई पॉइंट नहीं उठाना चाहिए था। आज कश्मीर की बात थी, वहाँ पे नैतिक बच्चों की बात थी, बहनों की बात थी, माओं की बात थी, लोगों की बात थी। लेकिन हमने मैसेज क्या दिया यहाँ से? हमने मैसेज दिया, हमारा मैसेज बिल्कुल A1 है, हमारा मैसेज बिल्कुल गया दुनिया के पास, और दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया। सिर्फ ये बात है कि मैं सच बोलने का आदी हूँ, मैंने सच बोला, लेकिन इनको सच का तकलीफ हुई, तो इन्होंने जब मेरे साथ ये बात मैंने कहा, हाँ ये कश्मीर का हाउस भी हम जाती जंग लड़ते हैं ना,
हम ज़ाती लड़ाई हम नहीं लड़ते। हम मेरी क़यादत के तमाम सीनियर रहनुमाओं ने जो ख्यालात का इजहार किया उसके ऊपर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं, अच्छी बातें की हैं। और जब चौहान की बात आई तो चौहान ने मेरी लीडरशिप के ऊपर इंतहा से ज़्यादा गलीज़ किस्म के लफ्ज़ बोले हैं, तो मैं वो बयान भी नहीं कर सकता। तो मुझे गुस्सा था, मैंने भी करना है। जब कोई हमारी क़यादत को बुरा कहेगा तो तारिक गिल जो एक अदना वर्कर है वो अपनी क़यादत के जवाब में फिर दूसरी क़यादत को, जो सच्चाई की बात है, अगर वो, मैं कहता हूँ जी PTI का कोई 4 आदमी सिर्फ चौहान से हट के 4 आदमी, चल 1 आदमी सिर्फ राजा बशारत साहब भी मुझे कह दें कुरान पाक मेरी अजीम किताब है और मैं उस किताब को चूम करके ये कहता हूँ कि उस किताब पे ये बात कह दें, हाथ रख के कह दें कि ये वो कादी नहीं है शख्स, तो मैं अपने लफ्ज़ भी वापस लूँगा, मैं अपने लफ्ज़ भी वापस ले लूँगा और मैं इसको फिर मैं फारिग कर दूँगा। और बताएं, मैं तो यही कहूँगा ना, मैं अभी आज तक भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने सच कहा है। अगर सच के ऊपर इतना चुभन है तो फिर मैं दोबारा इस कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों की बात के हवाले से मैं एक्सक्यूज़ करने के लिए अभी भी था। तारिक गिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन गुफ्तगू से यही झलकता है कि हम पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर भी कश्मीरियों के मामले पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ना अपोजिशन और ना ही हुकूमती बेंचेस से कश्मीरियों की आवाज़ उठती है, सुनाई देती है, बल्कि अपनी ज़ाती जंग। अपोजिशन प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात करती है, हुकूमत जो है वो पकड़ धकड़ की बात करती है, लेकिन जिस पर बात होनी चाहिए ना आम आदमी के लिए हो रही है, ना जिसके लिए इजलास बुलाया गया था, जिस रिक्वेजिशन पर, उस पर बात हो रही है। आज पंजाब असम्बली के ऐवान में अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस दोनों का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि 1 साला कारकर्दगी पर अपोजिशन क्या राय रखती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है। अनफॉर्चुनेटली आज भी वही नारे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस उठाए जा रहे हैं जो आज से 1 साल पहले उठाए जा रहे थे, जिस पर अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर ब्लेम करती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है वो ब्लेम लगाती है। इसी तरह से ये कहा जाता है कि जिस कदर महंगाई में इजाफा हुआ है, GDP ग्रोथ जितनी कम हो गई है, वो हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जबकि हुकूमती बेंचेस से वही आवाज़ उठती है कि अगर हम कर्जे ले रहे हैं तो अपोजिशन के छोड़े हुए कर्ज़ों को उतारने के लिए कर रहे हैं, उनकी तरफ से मुल्क की ख़जाना खाली छोड़ कर गए। बारकैफ कश्मीर के इशू के ऊपर जहाँ सबको सेम पेज पर होना चाहिए, वहाँ पर भी डिवाइड दिखाई देती है। उस पर भी जहाँ कश्मीर के ऊपर बात करनी थी, वहाँ पर भी आपस की जो ज़ाती जंग है वो फ्लोर ऑफ द हाउस लड़ी जाती है। तो फिर आम आदमी की बात कहाँ होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट एपिसोड पे नई इशू के साथ फिर से हाजिर हो गया। अब तक रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।